हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 8th ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में, इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर जो है टेंशन मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मेंबर में जो खिंचाव महसूस करते हैं, क्योंकि जो टेंसाइल फोर्सेस होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल का बिहेवियर पैदा करती हैं। ठीक है, सो टेंशन मेंबर आर, ठीक है, जिनमें खिंचाव पैदा होता है, खिंचाव महसूस करती हैं। उसके अंदर नेट एरिया ऑफ प्लेट्स कितना होता है? अगर होल का एरिया निकाल दें बीच में से, तो होल का एरिया, बाकी जो है प्लेट का एरिया कितना बचेगा। नेक्स्ट इज मेंबर्स। अब मान लो वही बट होल लगाना है तो मेंबर में भी होल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ही वो प्लेट के साथ फिक्स होगा। तो होल का एरिया निकाल के मेंबर्स का बाकी एरिया कितना बचेगा, नेट एरिया ऑफ मेंबर्स। ठीक है, सारे के सारे वॉइड्स एंड होल्स निकाल के कितना एरिया बचेगा। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स। इंट्रोडक्शन क्या है टेंशन मेंबर की। स्टील ट्रसेस आर कॉमनली यूज फॉर वर्कशॉप्स। आपने देखा होगा जो छतें होती हैं वर्कशॉप की, वो इस प्रकार से स्टील ट्रस बना होता है उसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर भी स्टील ट्रस नॉर्मली यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो वो उसके अंदर स्टील के मेंबर्स लगे होते हैं वो टेंशन मेंबर होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ट्रसेस आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस विच में बी कंप्रेसिव और टेंसाइल। जो बीच में कंप्रेशन स्टार्ट होता है वो तो कंप्रेसिव फोर्सेस पैदा करते हैं, पर जो कुछ मेंबर टेंसाइल इन नेचर होते हैं। स्ट्रेसेस इन द मेंबर डेवलप ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड ऑन द ट्रस। ट्रस पे लोड कैसा पड़ता है। ठीक है, अब जो ट्रस का, मान लो ये ट्रस है आपके सामने, तो ये वाला मेंबर है वो टेंशन मेंबर होगा। स्ट्रेसेस इन द मेंबर डेवलप ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड इन दिस ट्रस। ठीक है, एक्सटर्नल लोड कैसा पड़ता है उसके हिसाब से बीच में स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। सो द मेंबर्स ऑफ ट्रस आर टू बी डिजाइंड जो भी फ्रेम्स हैं। ठीक है, ये फ्रेम एंड ट्रस है, इसके अंदर जो नीचे टेंशन मेंबर है वो टाई होता है, उसको टाई कह देते हैं। ठीक है, सो द मेंबर्स सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन और कॉल्ड टेंशन मेंबर। जो मेंबर्स डायरेक्टली सब्जेक्टेड होते हैं टेंशन के, मीन्स उसमें टेंसाइल फोर्सेस लगती हैं, पुल फोर्सेस लगती हैं, उनको टेंशन मेंबर का किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ फ्रेम्स एंड ट्रसेस टेंशन मेंबर इज कॉल्ड टाई। अभी आपको बताया कि ट्रस में उसको टाई कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस यूनिफॉर्म व्हेन ए टाई सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। जब टाई पे किसी भी मीन्स एक्सियल लोड लगता है तो उसके एक्सिस के अलॉन्ग लोड लगता है, तो स्ट्रेस हाउएवर वेरीज अक्रॉस द सेक्शन। स्ट्रेस तो वेरी करती है सेक्शन पे। ठीक है, जब स्ट्रेस वेरी करती है सेक्शन पे, जब जो लोड होता है एक्सियल नहीं होता, सेंट्रिक लोड होता है। आपको बताया कि जो एक बीम है उसकी ये सेंट्रल एक्सिस है, अगर इस पे एक्सिस के ऊपर लोड लगेगा पुल लोड, तो वो एक्सियल लोड होगा। और अगर लोड ये एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस से हटकर लगेगा, ठीक है, तो वो एसेंट्रिक लोड होगा, मीन सेंटर पे नहीं। when load on the member is axial, no bending stress occur. when eccentric bending stress are also developed due to centricity। तो कौन से टाइप्स होते हैं सेक्शंस के? द टाइप ऑफ सेक्शन विल डिपेंड अपॉन नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस टू विच इट इज सब्जेक्टेड। किस प्रकार से, कौन सी नेचर की स्ट्रेसेस एंड उसकी कितनी वैल्यू है स्ट्रेस की, जैसे 170 190 कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है स्ट्रेस का, उस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेक्शन। हमें किस प्रकार का सेक्शन लेना है, कितना लोड वो सह सकेगा। ठीक है, राउंड कौन कौन से सेक्शन होते हैं? राउंड सेक्शन ये सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी गई है, सेंट्रल लाइन। ठीक है, जहाँ पे एक्सियल लोड की लाइंस दी गई हैं। और राउंड रोड होती है, स्क्वायर रोड होती है, ठीक है, फ्लैट रोड। उसके बाद आई बार, इस प्रकार से आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेक्शंस। उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं, सिंगल एंगल, ठीक है, इस प्रकार से लगेगा। फिर डबल एंगल, ठीक है, फिर टी सेक्शन, दो चैनल सेक्शन, एक आई बना देंगे, एक आई सेक्शन पर। ओके, तो दो चैनल सेक्शन, फिर ये एक आई सेक्शन इस प्रकार से बनता है, चार एंगल लगा के ये आई सेक्शन बन रहा है। ठीक है, गर्डर्स। तो इस प्रकार से हम मेंबर्स को जोड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड रोड और स्क्वायर्स।
रोड राउंड स्क्वायर ये बिल्डिंग में यूज़ होता है। स्वे ब्रेसिंग, ठीक है, हैंगर्स, सेगमेंटल आर्क फ्लोर एंड टिम्बर आर्क फ्लोर। आप स्वे ब्रेसिंग देख सकते हैं राउंड रोड कहाँ पे यूज़ की गई है एज ए टेंशन मेंबर। सी ये राउंड रोड यूज़ की गई है फॉर स्वे ब्रेसिंग मीन हैंगिंग वाली। स्वे मतलब हैंगिंग, जो हैंग करती है, ठीक है। ब्रेसिंग तो ये अब खिंचाव, इसमें खिंचाव पड़ रहा है ना, क्योंकि इसका वजन उठाया हुआ है इसने। सो ये टेंशन मेंबर हो गया। जो टेंसाइल फोर्सेस को लेता है वो टेंशन मेंबर है। ओके, नेक्स्ट आर फ्लैट्स। इट इज़ यूज अ टेंशन मेंबर इन लाइट ट्रसेस कनेक्ट बाय वेल्डिंग एट एंड्स। जो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट प्लेट्स, वो वेल्डिंग एट एंड्स में करके लाइट ट्रसेस में यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट इज आई बार्स। आई बार्स किस प्रकार से यूज़ होते हैं? जो ये आई बार्स हैं शेप के, तो ये होते हैं पिन कनेक्शन स्ट्रक्चर में। आप देख सकते हैं कि आई बार्स किधर यूज़ किए गए हैं। ये पिंड कनेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ किए गए हैं। सी ये एक पिंड कनेक्शन स्ट्रक्चर है। तो ये वाले कनेक्शन इनको, ये जो आपको इधर दिख रहे हैं, ये वाले सारे नट एंड बोल्ट कनेक्शन है, ठीक है, बोल्ट कनेक्शन। तो ये आई बार्स पिंड कनेक्शन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सिंगल एंगल सेक्शन। सिंगल एंगल किस में यूज़ होता है? सिंगल एंगल लाइट रूफ ट्रसेस ब्रेसिंग मेंबर्स इन प्लेट गार्डर, ठीक है। प्लेट गार्डर में ब्रेस, जो भी हम रूफ ट्रस बनाते हैं उसके अंदर सिंगल एंगल सेक्शन यूज़ किया जाता है। तो दीज आर नॉट रिकमेंडेड एज बेस्ट टेंशन मेंबर, क्योंकि ये ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। डबल एंगल सेक्शन मीन्स डबल एंगल में या तो बैक टू बैक हो जाए या सेम साइड पे हो जाएं, दोनों डबल एंगल इस प्रकार से हो सकते हैं, बैक टू बैक या फिर सेम साइड पे हो जाएं। जैसे ये एंगल एक, ये एंगल दो, ठीक है, सेम साइड पे। तो ऑपोजिट, ठीक है, मे कनेक्टेड गजर प्लेट ऑन द सेम साइड या फिर ऑपोजिट फेसिस इन प्लेसिंग द गजर प्लेट इन बिटवीन द टू एंगल्स। या तो गजर प्लेट्स को दोनों एंगल के बीच में रख दो, ठीक है, या फिर उस गजर प्लेट के अलॉन्ग ही दोनों एंगल हों, उस प्रकार से डबल एंगल सेक्शन। टी सेक्शन कहाँ यूज़ है? टी सेक्शन सब्सिट्यूट होता है डबल एंगल का। आपको बताया कि अगर डबल एंगल यूज़ नहीं किया जा रहा, सी जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के अल्टीमेटली तो टी सेक्शन बनेगा ना। तो इस प्रकार से हम टी सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो डबल चैनल सेक्शन एंड टू आई सेक्शन। तो डबल चैनल सेक्शन जो होता है, अगर ये मिल जाए तो ये एक अल्टीमेटली आई सेक्शन बन जाता है। ओके, तो हम गार्डर भी यूज़ कर सकते हैं जो पहले से आई सेक्शन होता है। सो दीज आर फॉर हैवी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। 2 or 3 rows of rivets कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है, एज देयर इज सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वेब। डेप्थ ऑफ वेब होती है तो 2 या 3 रोज भी रिवेट की प्रोवाइड की जा सकती हैं। ओके, लेस लेंथ ऑफ एंड जॉइंट्स। एंड जॉइंट की लेस लेंथ चाहिए। वेरियस कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड ऑफ अबव मेंशन्ड सेक्शंस। अलग अलग सेक्शन से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। डबल चैनल से आई बना दिया तो कॉम्बिनेशन हम काफ़ी तरह के, हम 4 एंगल से भी आई बना सकते हैं, आपको दिखाया। सो स्ट्रेंथ क्या लेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ अ टाई मेंबर। जो टेंशन मेंबर को हम टाई मेंबर भी बोल देते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर और लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ टेंशन मेंबर किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? इट इज़ ए नेट इंटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। नेट एरिया, पहले हमें नेट एरिया निकालना पड़ेगा। मेन हमारा जो फंक्शन है वो इस न्यूमेरिकल्स के अंदर नेट एरिया निकालना। एरिया तो हम निकाल सकते हैं ग्रोस नेट एरिया, उसमें से सारे होल्स का माइनस करके कोई भी डिडक्शंस है वो सारी की सारी कम करके हम नेट एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। उस सारे को परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए नेट आ जाएगा। सारी की सारी स्ट्रेंथ जो डिपेंड करेगी वो नेट एरिया पे करेगी। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है? द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन ऑन नेट एरिया सेक्शन शुड नॉट एक्सीड FST। मीन्स अगर FY 415 है तो वो 0.6 FY से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। FST एक्सियल टेंशन ऑन नेट एरिया को FST कहते हैं। FY मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। जितनी भी FY है जो भी सरिये की हमें दी हुई है, FE 415, FE 450, FE 250, तो उसी प्रकार से अगर माइल्ड स्टील है तो 250,
तो इस प्रकार से हमें स्टील चेक करना होगा कौन सा दिया गया। माइल्ड स्टील है तो हम खुद 250 मान लेंगे, ठीक है। अगर HYSD स्टील है तो 415 या 450 गिवन होगी। तो नेट एरिया मेन जो मुद्दा है, नेट एरिया कैसे निकालना है। अब नेट एरिया को हम स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से, FST इससे। तो FST तो FY से आ जाएगी। अब नेट एरिया कैसे निकालना है। तो नेट इफेक्टिव सेक्शनल एरिया शैल बी यूज्ड फॉर ऑल टेंशन मेंबर्स वेयर नेट एरिया इज ग्रोस एरिया लेस डिडक्शन फॉर रिवर्ट होल। होता तो वो ग्रोस एरिया ही है, बस डिडक्शन फॉर रिवर्ट होल निकालनी होती है, ठीक है। ये देखिए आप, एक प्लेट है, सेक्शन है, उसके अंदर होल्स किए गए हैं। तो अब एक इसके ये जो आपको पता है कि एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस पैरेलल टू लोड जो होता है वो पिच होता है, ठीक है। फिर ऐसे वाला डिस्टेंस जो होता है रिवर्ट होल्स में, ठीक है, वो गेज होता है, ओके। अब इसको जो इस डिस्टेंस को डायगोनल गेज कहते हैं। G से डिनोट करते हैं गेज को, P से पिच को, ये ध्यान में रखना है। तो इन मेकिंग डिडक्शन फॉर रिवर्स एंड बोल्ट्स लेस देन 24 mm डायमीटर, अगर जो रिवर्स के होल्स हैं वो 24 mm डाया से कम है तो डायमीटर ऑफ द होल शैल बी 1 mm फॉर 12 to 14, 2 mm फॉर up to 24 more than the nominal diameter of rivet or bolt, and in case of greater than 24 the rivet hole shall be 3 mm more than the nominal diameter of bolt। इस प्रकार से हमने लेना है होल को। तो होल्स द सम ऑफ डायमीटर रिड्यूस्ड बाय ईच गेज स्पैन, गेज स्पैन में मीन्स इतने डिस्टेंस के अंदर, ईच गेज स्पैन के अंदर, ठीक है, रिड्यूस किया जाएगा चेन बाय क्वांटिटी PS² बाय 4G। मीन्स जो PS डिस्टेंस है पिच, ठीक है, कुछ भी पिच हो, डायगोनल पिच। अब इस ये वाली तो फुल पिच है पर बीच में ये भी होल आ गया तो यहाँ तक की पिच गिनेंगे, PS का स्क्वायर, ठीक है, पिच का स्क्वायर बाय 4G, 4 into गेज डिस्टेंस। एज केस इफ लाइन 1 2 5 3 4, ठीक है, अगर 1 पॉइंट से 1 2 5 3 4 लाइन है तो हम इतनी ही पिच लेंगे जहाँ तक ये गया है डायगोनल, P² बाय 4G, ओके। 2G और 2G। तो PS क्या स्टैगर्ड पिच है, ठीक है, P इसलिए S भी नीचे लगाया है P के पैर में। स्टैगर्ड पिच स्टैगर्ड सेक्शन है तो स्टैगर्ड पिच है। अगर सीधी वाली पिच जो होती है फुल पी, वो इधर से रिवर्ट होगी, ओके, उसकी जो सामने रिवर्ट आती है। तो P स्टैगर्ड पिच, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव रिवर्ट्स दैट पैरेलल विद डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज द गेज। द गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव एंगल्स टू द डायरेक्शंस ऑफ स्ट्रेस इन द मेंबर 4.2। ओके, जो गेज होता है ये वाला डिस्टेंस होता है टू रिवर्ट्स के अंदर। सो चेन रिवेटिंग अगर करते हैं, स्टैगर्ड नहीं करते, तो चेन रिवेटिंग के अंदर A नेट कितना आ जाएगा, B इंटू टी माइनस NDTH। मीन्स जो प्लेट की B है, विड्थ इंटू थिकनेस उसकी प्लेट की कितनी है, जितनी भी दी हुई है, वो सारे ग्रोस एरिया हो गया। उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ होल्स इंटू DH क्या हो गया, डाया ऑफ होल, ग्रोस डाया ऑफ रिवर्ट होल, ठीक है, इंटू T थिकनेस ऑफ प्लेट। देखिए एक होल है, उसकी फिर थिकनेस जितनी प्लेट की थिकनेस है उतनी होगी ना, जितनी T है उसकी होल की थिकनेस भी उतनी होगी। तो हमने होल का डाया बीच में से माइनस कर देना, डाया इंटू थिकनेस और नंबर N क्या है, नंबर ऑफ रिवर्ट्स अलोंग द सेक्शन, कंसीडर्ड सेक्शन। देखिए अगर हम ऐसे 1 2 5 3 4 कर रहे हैं सेक्शन, तो इतने में कितनी रिवर्ट आ रही है, 3 आ रही है, N 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन लाइन देख लो 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 सीधी सेक्शन लाइन है, उसमें N क्या 2 आ जाएगा, क्योंकि सीधी सेक्शन लाइन में 1 2 3 4 में एक रिवर्ट ये, एक रिवर्ट ये आ रही है, तो N 2 हो जाएगा। B माइनस B इंटू टी, अब मान लो T 1 है तो 2 इंटू DN, तो T 1 हो जाएगा, ठीक है, थिकनेस 1 mm है तो इंटू T जितना भी है। सेक्शन लाइन 1 2 3 4 N 2 है, ओके। इन केस ऑफ जिगजैग रिवेटिंग, सुनाओ, इन केस जिगजैग रिवेटिंग के अंदर अब क्या करेंगे, एरिया नेट क्या हो जाएगा, B इंटू टी। तो ब्रेड्थ ऑफ विड्थ ऑफ प्लेट इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट तो आ गई। अब जिगजैग है तो उसके अंदर हमें पिच लाइन के लॉन्ग लेनी पड़ेगी,
तो पिच लाइन के अलावा हमने पढ़ा है कि PS²/4G हमने लेनी है पिच, ठीक है। अगर हमारे वो है जिग-जैग रिवेटिंग है तो PS²/4G लेनी है। स्टैगर्ड पिच कितनी है PS, तो स्टैगर्ड पिच भी अगर दी हुई तो ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से, ध्यान में रखना है। सो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है एंड इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं सारे के सारे पेजेस के अपने नोट्स बनाने के लिए। सो इसके अंदर B/T, हम T बाद में कॉमन निकालेंगे, पहले NDHT। NDHT मीन्स नंबर ऑफ होल्स डाया होल इंटू थिकनेस, वो माइनस कर दी। अब उसमें ऐड क्या करना है, N²। अब एक देखो नंबर ऑफ होल्स में कुछ एक्स्ट्रा होल्स ऐड हो रहे हैं, तो N' मीन्स कितने नंबर अलॉन्ग दी नंबर ऑफ गेज डिस्टेंसेस कितने हैं, N' कितना है, तो PS²/4G। उसके अंदर PS² मीन्स स्टैगर्ड पिच का स्क्वायर/4G, ओके, इंटू T थिकनेस। तो ये आपने याद रखना है फॉर्मूला। अब B - N इंटू डाया होल प्लस N' इसमें से निकाल लिया, T इसमें से निकाल लिया, T इसमें से निकाल लिया, तो बाकी जो बचा B NDH N' PS²/4G, तो सारे का सारा इंटू T इंटू थिकनेस कर सकते हो, तो A नेट आ जाएगा। A नेट को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे FST से, जो कि 0.6 FY होता है, उससे मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल का टोटल जो है वो आ जाएगा लोड करने, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। नाउ फॉर लाइन, अब जो लाइन है फिगर के अंदर 1 2 5 3 4, तो 1 2 5 3 4 इस लाइन के लिए क्या लेंगे, सी B नंबर ऑफ तो टोटल तो 3 है ना इसके अंदर होल, सी अब N क्या लेंगे, मेन तो N है और N' है, ठीक है। अब इस लाइन के अंदर अगर हम देखें, अगर हम इस लाइन जिग-जैग रिवेटिंग वाली लाइन लें, तो अब इसके अंदर होल तो 3 हैं, तो N 3 आ गया। अब N' क्या है, नंबर ऑफ गेज डिस्टेंसेस, गेज डिस्टेंस 1 ये हो गया, फिर सेकंड ये गेज हो गया पिच से पिच, तो 2, तो टोटल गेज डिस्टेंसेस कितने आ गए 2, ओके, 1 and 2, तो 2 आ गया N', फिर PS²/4G। अब PS क्या है, इसके अंदर ये डिस्टेंस पता होना चाहिए /4G, और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ओके। सो सारे का इंटू T इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमने एक प्लेट के साथ ये है जो एंगल लगा हुआ है, तो जो एंगल प्लेट के साथ लगता है उसको हम कहते हैं कनेक्टेड लेग, ये बात आपने याद रखनी। और जो प्लेट से बाहर की तरफ हैंग कर रहा होता है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है, इन बात को ध्यान में रखना है। तो द नेट इफेक्टिव सेक्शन एरिया फॉर दीज लोड्स, अगर ये रिवेट लगी हुई है तो सिंगल एंगल 2 केस होते हैं, ठीक है। एक तो सिंगल एंगल है कनेक्टेड बाय 1 लेग ओनली, तो इसका नेट इफेक्टिव एरिया कितना आ जाएगा, AN कितना आ जाएगा, A1 + A2K, मीन्स A1 क्या है, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग नेट एरिया, और A2 क्या है, नेट एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। अब इसमें तो कोई रिवेट होल या रिवेट नहीं है, आप आउटस्टैंडिंग लेग के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधा का सीधा इसका ग्रोस एरिया आ जाएगा। A1 जो जुड़ा हुआ पार्ट है, A2 जो हैंगिंग पार्ट है। अब K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K हम क्या लेंगे 3A1, ये बात आपने याद रखनी है, जब एक साइड पे एक एंगल लगा हुआ है तो 3A1/3A1 + A2, इसको भी आपने याद करना है K की फॉर्मूले को, 3A1/3A1 + A2, ओके। A1 क्या है, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एंड A2 क्या है, नेट एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। बट इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, A1 + A2K, ओके। मीन्स हमें अगर एंगल वाला आता है नेट एरिया निकालना है तो हम पहले तो A1 A2 निकाल लेंगे, ठीक है, फिर K की वैल्यू निकालें। तो लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड टू गजर प्लेट, तो A1 को लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग, अब ठीक है, लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग, इसकी लेंथ कितनी है, माइनस डायामीटर ऑफ होल, इसमें से होल का डाया निकाल देंगे, -0.5 इंटू थिकनेस, हाफ उसकी थिकनेस निकाल देंगे, ओके। तो सारे को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आ जाएगा हमारे पास। अब A2 में क्या है, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, उसमें से -0.5 थिकनेस, क्योंकि C अगर हम गौर से देखें तो जो है
थिकनेस हमने 0.5 क्यों माइनस करनी है, क्योंकि जो थिक लेग है आधी इसके पास आ रही है, आधी नीचे वाले आउटस्टैंडिंग के पास, तो हमने 0.5 थिकनेस दोनों में से माइनस करनी है, माइनस 0.5 थिकनेस, क्योंकि हम तो एंगल का ये वाला सेक्शन मान के चलेंगे ना, ये ऐसे चौरस है ये, ठीक है। तो माइनस 0.5 थिकनेस, सारे को जो लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग का। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक और सिंगल टी सेक्शन। सो पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक और सिंगल टी सेक्शन, या तो टी सेक्शन बन जाए, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एंगल है जो बैक टू बैक लगे हुए हैं सेम साइड के ऊपर, कनेक्टेड ऑन सेम साइड, ये लिखा हुआ है, ओके, ऑन द गजल प्लेट। तो क्या केस आएगा, उसके अंदर फॉर्मूला तो सेम है ए नेट निकालने का, A1 + A2K, पर K की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी 5A1/5A1 + A2। उसमें क्या था, जब सिंगल एंगल था एक ही एंगल, तो 3A1/3A1 + A2, इसके अंदर 5A1/5A1 + A2, बस यही बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एरिया 1 क्या आ जाएगा, A1 दो है ना एंगल लगे हुए, ठीक है, तो कनेक्टेड लेग लेंथ माइनस डाया माइनस 0.5 थिकनेस इंटू थिकनेस सेम रहेगा, तो A2 में भी दो हैं, तो टोटल को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस को भी, तो आउटस्टैंडिंग लेग माइनस 0.5 थिकनेस, A2 भी आ गया, ठीक है। अब डबल एंगल्स बैक टू बैक मीन्स एक प्लेट के सेंटर वाली प्लेट के दोनों तरफ दूसरी तरफ लगे हैं, तो आपने मेन बात ये याद रखनी है कि इसके अंदर किस प्रकार से अरेंजमेंट आएगा और कैसे उसका टॉप व्यू शो होगा। ओके, सो प्लेट 240 mm वाइड न्यूमेरिकल करते हैं, 240 mm वाइड प्लेट दी गई है, मीन्स हमें बी दे दिया गया है 240 mm विड्थ, एंड 12 mm थिक टी भी दे दिया है 12 mm थिक, ठीक है। इस कनेक्टेड बाय 20 mm डायामीटर रिवर्ट्स, नॉमिनल डाया दे दिया रिवर्ट का 20 mm, ओके। होल का डाया कितना लेना है हमने, ग्रोस डाया 22 mm, क्योंकि 24 तक हमने 2 लेना है, उसके बाद 3 लेना है, ठीक है, जोड़ना है। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन प्लेट, टेंशन प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है, FST दे दिया हमें, FST पहले ही 150 MPa, मीन्स अभी हमें FY से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है 0.6 इंटू मल्टीप्लाई करके। अगर हमें यहाँ पे FY दिया गया है, ध्यान में रखना, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में दिया होता है 415 या 250, तो 250 अगर दिया हुआ है FY, तो FY 250 को 0.6 से 250 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो ये भी 150 ही आ जाएगा, तो ये मीन्स माइल्ड स्टील सेक्शन है, FST इसका 150 है, तो माइल्ड स्टील मीन्स इसका FY 250 है, ओके। ये बात ध्यान में रखनी है। अभी हम इसको गौर से देखें तो हमें काफ़ी सारे डिस्टेंसेस इस न्यूमेरिकल के अंदर दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर। सी, एक पिच से जो गेज दिया 60 दिया गया है ना, फिर 60 जो जिगजैग गेज है, ठीक है, तो नंबर ऑफ गेजेस कितने हैं इसके अंदर, N डैश 1 2 3, N डैश 3 हो जाएगा। पिच डिस्टेंस भी इसके अंदर दिया गया है, स्टैगर्ड पिच 50 दी गई है, ठीक है, PS 50। अगर टोटल पिच इससे देखें तो 100 है, ओके, इस रिवर से इस रिवर तक टोटल पिच 100, ठीक है। 240 विड्थ दी गई है, ओके, 30 एज डिस्टेंस है, ये हमें फिगर में शो है, न्यूमेरिकल फिगर के साथ है। तो नॉमिनल डाया ऑफ रिवर कितना है 20 mm, ग्रोस डाया कितना आ जाएगा 22 mm, विड्थ ऑफ प्लेट 240 mm, स्टैगर्ड पिच 60 mm हमें दी गई है PS, ओके। तो B माइनस NDH इंटू T नेट एरिया कितना आ जाएगा 1 2 3 4 के लॉन्ग, 1 2 3 4 के लॉन्ग, 2 होल्स हैं, तो 2 होल्स N 2 माइनस करके DH 22 डाया होल T से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2352 आ गया नेट एरिया 1 2 3 4 लाइन का। अब 1 2 5 3 6 1 2 5 3 6 7 लाइन का क्या आ जाएगा, दूसरा जो हमने फॉर्मूला किया था स्टैगर्ड पिच वाला, तो स्टैगर्ड पिच हमें यहाँ पे सही कर लेना। सी, हम देख सकते हैं कि 50 दी गई है, तो 50 कर लेना, यहाँ पे 60 नहीं है ये,
ये वैल्यू 50 है। तो 240 माइनस N4 है ना इसके अंदर, कैसे N तो 4 ही है वो टोटल लाइन की। अगर इस लाइन की बात करें तो 1 2 3 4, एन डैश कितने आ गए, एन डैश 1 2 3 आ गए एन डैश, ठीक है। एन डैश 3 N4 22, इसके स्टैगर्ड पिच 50 दी गई है, 50 का स्क्वायर। गेज डिस्टेंस 60 है, ठीक है। तो जो गेज डिस्टेंस है वो 60 हमें गिवन है, ओके। 4 इंटू 60, फिर सारे को 12 से थिकनेस ऑफ प्लेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें अब एरिया नेट पता चल गया, ठीक है, उस लाइन का। तो नंबर ऑफ रिवर्स स्टैगर्ड सेक्शन 4 है, एन डैश 3 है, तो A/2 कितना आ गया 2199 mm²। N1 कितना आ गया 2352। अब सिंस A/2 इज़ लेस देन A/1, तो हम लेस एरिया रखेंगे स्ट्रेंथ के लिए, ताकि स्ट्रेंथ उसकी कम से कम लें, ताकि वो फेल ना करे सेक्शन, ठीक है। तो 2199 को हम 150 जो हमारी FST है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ए नेट को FST से मल्टीप्लाई करना होता है स्ट्रेंथ के लिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितनी आ गई 2199 इंटू 150, 329850 न्यूटन, ओके, या फिर 329 किलो न्यूटन। अब इसके अंदर डबल एंगल वाला सेक्शन आ गया, तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टाई मेंबर का 2 ISA दिए गए हैं। अब ISA के अंदर उसकी जो 125 इंटू 75 इंटू 8 mm दिया गया है, पर जो 125 वाली जो लेंथ है ना वो कनेक्टेड लेंथ है, दिखाई गई है फिगर के अंदर, ठीक है। प्लेस्ड बैक टू बैक व्हेन लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड बाय 20 mm। डायमीटर रिवट का डाया दे 20, क्रॉस डाया 22 आ गया, ठीक है। सेम साइड है गजट प्लेट के, तो हमने वही 5A1 बाई 5A1 प्लस A2 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो टेक FST 150, FST फिर दे दिया हमें, ये AN क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 K, ठीक है, फिक्स है, याद किया हुआ है। तो उसके बाद जो 75 आउटस्टैंडिंग लेग है, अब A1 के निकाले कनेक्टेड लेग का 125 है, कनेक्ट जो की गई है विड्थ 125 माइनस डाया 422 माइनस 0.5 इंटू 8 क्या है थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। क्योंकि थिकनेस ऑफ प्लेट कहाँ से निकाल लेंगे, एंगल ISA दिया गया है हमें 125 इंटू 75 इंटू 8, तो ये विड्थ होती है ये, ठीक है। उसके बाद लेंथ, और ये लेंथ विड्थ एंड थिकनेस जो 8 दी गई है वो थिकनेस है इसके अंदर 8 mm, ओके। सेक्शन की 3 डायमेंशन दी गई हैं। अब 2 एंगल है ना कनेक्टेड, तो सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो सारे को 2 से मल्टीप्लाई फिर इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, तो A1 क्या आ जाएगा कनेक्टेड लेग वाला 1584 mm²। A1 की वैल्यू आ गई मेनली, ये हमें चाहिए थी, A2 की चाहिए, तो 2 इंटू आउटस्टैंडिंग लेग कौन सी 75 वाली माइनस 0.5 इंटू 8, 0.5 इंटू थिकनेस माइनस की है जो कॉमन थिकनेस है, फिर सारे को 2 से मल्टीप्लाई एंड 8 से मल्टीप्लाई, तो 1136, क्योंकि जो एरिया होता है किसी प्लेट का, ठीक है, वो होता है विड्थ इंटू थिकनेस। तो पहले तो हमने पूरी विड्थ निकाल ली और फिर थिकनेस से मल्टीप्लाई, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो K क्या निकालेंगे 5A1 बाई 5A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू पता है 1584 और A2 की पता है 1136, तो पुट करेंगे इसके अंदर 5 इंटू 1584, यहाँ पे 56 नहीं है 5 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ी गलतियाँ हैं। तो 7920 बाई 7920 प्लस 1136, तो 0.874 के K की वैल्यू आ गई। अब A नेट कैसे निकालना है हमें, A1 प्लस A2K, ठीक है। A1 की वैल्यू आ गई 1584 प्लस फिर A2 को जो 1136 है उसको K से मल्टीप्लाई कर देना है 0.874 जो हमने निकाला है, ठीक है। अब जो A नेट आ गया, A नेट को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, ये 2576 वैल्यू आ गई इससे, तो 2576.86 को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 386.5 किलो न्यूटन या फिर 386.529.6 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।